हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, बट वहाँ पर हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री के अदर फॉर्मूलाज जो रिलेटेड टू यूनिटी एंड जो रिलेटेड टू आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे वो पढ़े थे, प्लस वहाँ पे प्रूविंग पढ़ी थी। अब उसकी जो एप्लीकेशन की बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कहाँ काम में आएंगी, तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की बात करें तो वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें हम जो डील करने वाले हैं वो यही हैं कि जब हम किसी भी बिल्डिंग की, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की मुझे हाइट पता करनी है। अब इस बिल्डिंग की मुझे हाइट पता करनी है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो हो सकता है किस चैप्टर से? यही चैप्टर आपके सामने है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा हूँ तो मुझे जाहिर सी बात पता है कि मैं कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हूँ। दैट मीन्स उसको थीटा मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मेरा एंगल बन रहा होगा और मैं कितने डिस्टेंस पर खड़ा हूँ बिल्डिंग से। अगर मुझे ये चीज़ और ये चीज़ पता चल जाए तो मैं आपकी हाइट इजीली निकाल सकते हैं। अब हाइट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? तो वही ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल आ गए, ये आपकी हाइट है, ये आपका बेस है कितने डिस्टेंस पर। अगर आपको हाइट पता है, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं बिल्डिंग के बेस से कितने डिस्टेंस पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग बेसिकली सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डील करेंगे। तो जो हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेना है वो ये लेना है, देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शन हैं दैट इज साइन, कॉस और टेन, एटलीस्ट ये तीन तो हमें क्लियर होने चाहिए कि इनकी थीटा यानी इनके जो एंगल की वैल्यूज़ हैं कहाँ पर बेटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तीन वैल्यूज तो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। अगर हम 30 की बात करें तो साइन 30 हमारा हाफ रहता है, ठीक है। कहाँ पर? थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तो हमारा जो साइन थीटा है वो साइन 30 हमारी हाफ रहती है, साइन 45 हमारा 1/√2 रहता है और साइन 60 हमारी √3/2 रहता है। वैसे हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा हमारा 30 पे √3/2 रहता है, 45 पे 1/√2 रहता है और 60 पे 1/2 रहता है। सिंपली अगर हमें टेन का फॉर्मूला पता है कि साइन बाई कॉस होता है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन की कुछ वैल्यूज़ हैं, कॉस की और टेन की कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। एक तरीका तो देखिए जो आपके स्कूल में, जो अभी स्कूल में कह सकते हैं या जो आपके सिलेबस में कह सकते हैं, वहाँ पर आपको जो यूज़ करना है वो इन्हीं एंगल से करना है। अदरवाइज जब आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए कितना इजी हो जाएगा, आप उसको आप रेशियो से भी कर सकते थे। तो वो आपके सिलेबस का पार्ट तो है नहीं कि आपको रेशियो से करना है, आपको सिर्फ इन एंगल का यूज़ करते हुए फाइंड करना है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? तो थोड़ा सा आप देखिए, जब भी आप, जैसे ये मान लीजिए आपका स्टैच्यू है, ठीक है, तो इस पॉइंट, इसके हमें टॉप को देखना है। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट से जहाँ से पर्सन इसके टॉप को देख रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी LOS, दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट, यानी ऐसी लाइन जिससे आप देख रहे हो। और ये जो चीज़ होती है, वाली चीज़, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इनके बीच जो बनता है ये, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर सिंपल सी भाषा की बात करें तो सिंपल सी भाषा इसकी क्या कहती है? देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब भी आपका हेड, ठीक है, तीन जगह ध्यान रखना भाई, ये कोई भी एक पर्सन है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट को ये देख रही है तो उनकी आईज से उस ऑब्जेक्ट की जो सीधी लाइन होगी उसको हम कहते हैं LOS, यानी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और उसके आईज से जो स्ट्रेट, जो सीधी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लाइन कह लीजिए आप, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। जो आपका थीटा है इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आपका हेड है, जब ये ऊपर की तरफ होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ये हो गया, तो जब भी आपका हेड ऊपर की तरफ होगा और आप कोई भी चीज़ एक हाइट की तरफ देख रहे होंगे तो
उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जो एंगल बनता है हमारा किससे, लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल लाइन से, इनके बीच में जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर हम देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक उल्टा होता है इसके। देखिए फिर से वही चीज़ है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक, ये मान लीजिए गर्ल खड़ी है, ठीक है, ये बालकनी में आई हुई है और ये नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी सीधी हो जाएगी, और ये जो आपके उसके आईज से उस ऑब्जेक्ट तक की जो सीधी लाइन है, यानी उस लाइन को आप ज्वाइन करिए जो उसकी आईज से लेके उस ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। अगर हम इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ध्यान रखना कि इस केस में, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में आपका हमेशा जो हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी आप कोई भी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये दोनों में कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो इससे रिलेटेड हम तो क्वेश्चन आज कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन कितने सिंपल से आते हैं। सिंपली अगर आप देखे जाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये भी कोई एक इंसान हो, ठीक है, ये भी कोई एक इंसान हो, और ये लड़की जो है यानी जो गर्ल है यहाँ पे, ये अगर इसको नीचे को देख रही है तो ये तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और इसी केस में अगर ये भी इसको ऊपर को देख रहा है तो देखिए ये इसकी एलओएस तो सेम ही होगी, और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आपका हेड ऊपर की तरफ होता है, यानी आप कोई भी चीज़ ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखते हो, यानी एक हाइट पे देखते हो, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और जो भी चीज़ आप किसी हाइट से नीचे की तरफ देखते हो, यानी अब जो आपका हेड डाउन होता है, तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही मान जाते हैं, क्योंकि देखिए अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इससे रिलेटेड आपके इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स थे जिसमें मैंने अभी आपको बताया वो जो पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर हम देखें तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए ये सबसे लोवेस्ट जो आप बोलते हैं ना, नीचे सबसे नीचे लेवल वाला क्वेश्चन है। मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, इसमें हम क्वेश्चन से ही हर एक चीज़ को सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें डील करना है। अगर हम देखें इसका डायग्राम देखें तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में आपके वहाँ पे गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये कितना सिंपल से आपको डायग्राम बनाना है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो आपने क्या करना है, एक टावर बनाना है। ये देखिए ये आपका एक टावर हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी आपके पास अगर ये टावर है तो इस टावर से, टावर के बेस से 15 मीटर पर एक पॉइंट है, और वहीं से इसने कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब आपको समझना है, अभी बात हो रही है यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ देखते हो, और ये भी तो यही कर रहा है। ये जो आपका ये लिखा हुआ है कि जो टावर है वो अगर स्टैंड वर्टिकली ग्राउंड पे कर रहा है तो इस टावर के टॉप को जब देखा जा रहा है नीचे से, तभी तो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका वो कितना है, 60 डिग्री है। ये तो इसका देखिए रियल डायग्राम हो गया, लेकिन वहां पर जब हमें इसको प्रैक्टिकली करना होगा तो हमें इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए एक एक स्टेप देखिएगा इंपॉर्टेंट से। ये आपका ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, सी हो गया। इसमें आपको एंगल पता है, इसमें आपको एंगल पता है, और ये चीज़ पता है, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको ये एच यानी हाइट आपको निकालनी है। तो बहुत ढंग से देखिएगा, इसको करने का तरीका क्या होता है। आपको एंगल पता है, ये बेस होता है। देखिए इस एंगल के हिसाब से बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जो डील करता है हमारा किसमें, परपेंडिकुलर और बेस में। तो आप कहोगे tan थीटा, कि जो tan थीटा है, तो हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC, यानी इन ट्रायंगल ABC की बात करें, जो tan थीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AB है और बेस क्या हमारे पास BC है,
दैट मीन्स कि tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है tan 60, तो tan 60 की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है AB। AB की आपकी अगर वैल्यू नहीं है तो AB को आप AB मानेंगे और BC की वैल्यू आपके पास 15 है तो 15 हो गया। तो tan 60 की वैल्यू आपके पास √3 होती है और AB को जो हमने मान रखा है वो H है अपॉन 15, तो आपकी जो H आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15√3। और आपको एक किसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो 15√3 मीटर। आप इसको वहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इन केस अगर वहाँ पे आपको √3 की वैल्यू, यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू वो देता है कि 1.732 है या 73 है, जो भी है उसको रखना है, तो आपको उसको रख के इसको पूरा सॉल्व भी करके आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इससे रिलेटेड रहेगा उसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम अर आईज इज 45 डिग्री, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है, लेकिन ये तो आपके हो सकता है डायग्राम आए और हो सकता है ना आए, तो आपको तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है ना कि एक ऑब्जर्वर है। देखिए इसी डायग्राम को हम देखें तो एक ऑब्जर्वर बना दीजिए, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर हो गए, लिखा है ना ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो यानी ये 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अगर हम बात करें एक चिमनी की, तो एक चिमनी हमारे पास इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, यानी इसके आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ढंग से समझना है बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना ये 28.5 है, और अगर हम इसको थोड़ा सा मार्क कर दें ABC, इसको D ले लीजिए, इसको E ले लीजिए, अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा। बस इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी की बात कर रहे हैं, नहीं चिमनी की हाइट तो आपकी पूरी होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB निकालने के अगर देखें तो इन ट्रायंगल ABE, अगर आप ट्रायंगल ABE में देखते हैं तो ABE में आपको इस पार्ट को पहले निकालना पड़ेगा AB, तो इसको हम H मान लेते हैं, और ये पार्ट आपको देखिए ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल लगाऊं, इन ट्रायंगल AB लगाऊं, तो हमारे पास क्या आएगा, tan 45 जो है, tan 45 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, AB अपॉन BE। सेम tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BE। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, और AB की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास H, और BE की जो वैल्यू है वो 28.5। अगर यहाँ पे हम H की बात करें तो H यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 28.5 मीटर आ जाएगा। ये तो हमारे पास H आ गया, ये हमारे पास H आ गया। अगर हम H इसकी बात करें कि H हमारे पास 28.5 आ गया, तो 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो हमारे पास जो AB यानी AB और AC जो हमारे पास हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 28.5 ये हो गया प्लस 1.5 मीटर ये हो गया, दैट इज 30 मीटर की जो आपकी चिमनी हो जाएगी उसकी हाइट हो जाएगी। तो लास्ट में जो आप आंसर लिख के आओगे वो लिख के आओगे द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये दिखा रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। देखिए डायग्राम आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर डायग्राम नहीं आता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बना लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी इस P पॉइंट से हमें दो चीज़ का पता करना है। तो जब भी अगर इसका डायग्राम अगर वहाँ पे नहीं भी आता है तो आपको बहुत ढंग से देखना है क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P। अगर हम पहले इसकी डायग्राम की बात करें तो लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखिए अगर आपको एक चीज़ क्लियर है कि बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर आपका फ्लैग स्टेप है, तो बिल्डिंग कितने मीटर की है 10 मीटर की है, तो ये आपने ये वाला डायग्राम बना दिया कि 10 मीटर की आपकी बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर आपका फ्लैग स्टेप है, तो यानी जिसके ऊपर जा रहा है ये आपका फ्लैग स्टेप है, इसको हमें नहीं पता, इसको हम H मान लेते हैं, इसके बारे में नहीं पता।
ठीक है। और यहाँ से पढ़िएगा, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी ये जो आपके 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, किसी पॉइंट P से ये कितना है भाई, 30 डिग्री है, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, फ्लैग इज होइस्टेड एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 45 डिग्री है। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। तो इसको आप A B C D, देखिए डायग्राम अगर हमें नहीं भी दिया होगा ना, हम तब भी बना लेंगे। ये वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो आपको एक रियल फिगर दिया गया है। इससे हमें पहले आपको जो हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है वाला फिगर बनाना है, तो हमने एक सिंपल सा फिगर बनाया। अब यहाँ पे बहुत ढंग से देखिए, जो आपका ABCD ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, एक है BDC और एक है आपके पास ACD। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो जो हमें पास टू फाइंड, हमें पास जो चीज़ निकालनी है हमें, वो क्या है, पहली चीज़ हमारे पास AB, हमें AB निकालना है, और दूसरा हमें पास निकालना है DC। ये दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको इस फिगर में 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो जो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है, अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD को देखें तो इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस DC। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है अपने पास, BC हमारे पास कितना है, 10 है, और जो DC हमारे पास कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो आप चाहें तो DC को x मान सकते हैं। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 10√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमने पहले इस ट्रायंगल में लगाया, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा, फिर हम अगर बात करें इन ट्रायंगल पूरा ACD, यानी हम अगर पूरी की बात करें ACD में लगाते हैं, ट्रायंगल ACD में लगाते हैं, तो ACD के अंदर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास tan 45 है, तो tan 45, और AC की वैल्यू हमें क्लियर होगी कि h+10 है, और DC जो हमारे पास है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। DC जो हमारे पास x के इक्विवेलेंट है, दैट इज 10√3 है। और आपको ये चीज़ पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10√3 यहाँ आ जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू h+10। अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा जो h आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10√3 - 10, दैट इज 10√3 - 1। √3 की वैल्यू ने ऑलरेडी दे रखी है, कितना है भाई, 1.732। अगर यहाँ पे आप 1.732 फुट करते हैं तो 10 × 0.732 बचेगा, दैट इज 7.32 आपका आंसर आ जाएगा, 7.32 मीटर। यानी जो आपका फ्लैग की जो आपकी हाइट है, फ्लैग की जो आपकी लेंथ है या हाइट आप कह सकते हो, ये कितनी है, 7.32 मीटर। तो यहाँ पे 2 चीज़ निकली आपकी, एक निकली लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप दैट इज 7.32 मीटर, और एक आपकी निकली है एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज, तो ये आपकी निकली है 10√3। तो 10√3 की बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 17.32 मीटर। तो ये 2 वैल्यू आपकी निकल गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए इसको भी समझना है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बना भी है तो अच्छी बात है, और नहीं बना है तो वैसे भी हमें समझना है। तो इसने लिखा हुआ है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of the tower। इसको बहुत अच्छे से आपको इसकी पहले थियरी समझनी पड़ेगी। देखिए जब भी कोई एक टावर होता है ना, ये मान लीजिए एक टावर है और मान लीजिए सन यहाँ पर है, तो इसके जो आपकी शैडो गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, ये आपकी शैडो आ जाएगी इधर, ये आपकी पूरी क्या हो जाएगी, शैडो हो जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जो सन का एल्टीट्यूड है, यानी जो सन का एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री और जब 60 डिग्री था, यानी जब 30 डिग्री था और फिर जब वो 60 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री वाला 40 मीटर लॉन्गर था शैडो। तो इसको समझना कैसे, पहले ये देखिए,
देखिए इसको आप डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे तो भी सही है, और विदाउट डायग्राम के हिसाब से देखिए कैसा है कि ऑलरेडी अगर इसमें डायग्राम बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आपको बहुत ईजिली बनाना है। देखिए वो कह रहा है कि भाई एक टावर है, और टावर में अगर हम शेडो की बात करें तो इसकी शेडो क्या है 40 मीटर लॉन्गर है, जब सन का एल्टीट्यूड 30 था और जब वो 60 था। तो अगर हम बात करें पहले अगर 60 था, देखिए अगर पहले 60 था तो कुछ रहा होगा, लेकिन जैसे ही 30 हुआ, जैसे ही 30 हुआ तो ये जो है ना ये जो डिस्टेंस बढ़ गई, ये 40 मीटर आपकी बढ़ गई। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे समझ जाते हैं तो देखिए ए बी सी डी हम ऐसे इजीली मान सकते हैं इसको। तो आप चाहे तो इसी में कर लें, चाहे इसको कर लें, ठीक है। इसको मैं आपके सामने मिटा देता हूँ। देखिए अब इसकी बात करें तो इसके अंदर हम देखें तो ये चीज़ को हम h मान लेते हैं और ये हम x मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे हाइट ऑफ टावर पता करनी है। अगर हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी है तो हम सबसे पहले छोटा ट्रायंगल आएंगे, अभी मैंने आपको करवाया था। तो हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटे ट्रायंगल में फिर से वही कॉन्सेप्ट। इसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 10 ज़्यादा यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके पास एक एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो हमेशा हर केस में परपेंडिकुलर बेस को ही वो टारगेट कर रहा है, तो हमेशा आपका 10 का ही फॉर्मेट ज़्यादा लगेगा। तो 10 की आपको तीनों वैल्यू क्लियर होनी चाहिए कि 1030 आपका 1/√3 होता है, 1045 1 होता है और 1060 आपका √3 होता है। इस कंडीशन की बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी में है, तो ट्रायंगल ए बी सी में आपको एंगल दिया हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमने छोटा ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर देखिए 1060 जो होगा, यानी जो 10 थीटा आपका यूज होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो यानी ए बी अपॉन बी सी। 1060 वाली होती है √3, और ए बी जो हमारे पास है वो हमारे पास हमने उसको h माना है, और जो बी सी है उसको हमने x माना है। √3x = h, ये हमारे पास पहली इक्वेशन होगी। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप छोटा ट्रायंगल आपने यूज कर लिया और यहाँ से इक्वेशन बना ली, अब बड़े ट्रायंगल में आ जाइए। तो बड़े ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर हम ए बी डी में देखते हैं तो ए बी डी में क्या है, 1030 जो है हमारे पास, 1030 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए बी अपॉन बी डी। 1030 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, और जो ए बी हमारे पास वो हमारे पास है h, और जो बी डी है, बी डी की बात करें तो हमारे पास है बी डी देखें तो बी सी प्लस सी डी, दैट इज x + 40। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो यहां से जो x + 40 है, x + 40 है वो हमारा √3h के बराबर आ गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फिर उस पर फोकस करते हैं। हमें अगर हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो हमें x को सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी h/√3। ये हो गया डायरेक्ट तरीका करना, या आप h की वैल्यू पुट कर लें, h की वैल्यू √3x कर लें, जैसा आपको सही लगे। अगर आप ये करते हैं डायरेक्टली पुट तो ये आपके पास x + 40, तो ये आ गया √3 × h की वैल्यू कितनी है, √3x। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो ये आपके पास x + 40 हो गया, ये आपके पास 3x हो गया। तो ये आपका 40 = 2x हो जाएगा और x = 20 आ गया। देखिए x तो 20 आ गया, x आपके पास 20 आ गया, दैट मीन्स कि ये 20 है। अब चाहे इसको पहले क्वेश्चन में देख लें, अगर आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लीजिए तो h में क्वेश्चन आ जाएगी, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको सही लगे। वैसे अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ पे √3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ज़्यादा आसान बन रहा था, तो हमने इससे कर लिया, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। इसको हमने उस टाइम पे सीधे खड़ा कर दिया था, इसी फिगर को, अभी इसको लिटा दिया है। फिगर तो आपके वैसे ही हैं, क्वेश्चन करने के आपके तरीके चेंज होंगे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको शेडो वाला था, तो शेडो वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। क्वेश्चन सेम ही है, बट यहाँ पे आप डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, एक टॉप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है,
ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी बिल्डिंग के देखिए ये मल्टी स्टोरी है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके टॉप पर हम लोग हैं और इसके टॉप से एक बार इसके टॉप को देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर, यानी पहले टॉप को देख रहे हैं तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और ये कितना देर का है, 30 देर का है। अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बिल्डिंग की आपको क्या दर की, 8 मीटर क्या दर की आपको हाइट दर की है। तो एक एक चीज को ध्यान रखना है आपको, ये आपकी बिल्डिंग है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इसने कहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, तो बॉटम का इसने क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो यानी ये जो एंगल है ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अगर इस फिगर को देख रहे हैं आप, फिगर बनाना कितना आसान है, जैसा उसने कहा है वैसे ही करना है आपको। पहले तो आपको ये देखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो आपको डिप्रेशन क्लियर कर देगा कि डिप्रेशन कहाँ से जा रहा है। अगर डिप्रेशन आपके किसी के टॉप, ये लिखा ना कि डिप्रेशन किसका, टॉप और बॉटम किसके, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के, तो यानी ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है इसके भी ऊपर कुछ है जहाँ से देखा जा रहा होगा इसको, तो यानी जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो बड़ी है और इसको आप इस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अगर हम इस डायग्राम को हटाते हैं और देखिए जो हमारे पास डायग्राम है कुछ इस तरह से डायग्राम रहेगा। अब देखिए हमने इस तरफ से बनाया, इनने ऐसे बना दिया है, तो आपको जैसे सही लगता है वैसे करें। देखिए ये भी सेम है, ये आपकी देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये और ये आपकी 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। देखिए ये भी कितना आसान है, पहले इस पॉइंट से इसके टॉप को दिखा गया था, फिर इसके बॉटम को दिखा गया था। तो मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो ये आपके पास देखिए अगर ये 30 है तो आपके पास ये भी 30 हो जाएगा और ये 45 है, एक सेकेंड, चलिए अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका 45 है और ये 30 है, ठीक है। कुछ वो क्लियर कर लेते हैं वहाँ पे। अब देखिए इतना क्लियर हो गया, तो ये 8 मीटर हो गया, तो ये भी आपके पास 8 मीटर होगा। तो इसको हम मान लेते हैं x, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा और इसको मान लेते हैं h, ठीक है। इतना हमने इसके अंदर कुछ चीज़ों को लेट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दो ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं, पहले छोटे ट्रायंगल की बात करें PDB, तो अगर हम इन ट्रायंगल PDB लें तो जो 10 30 की बात करें तो जो 10 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो आप कहोगे PD अपॉन DB, दैट मीन्स PD आपने h लिया है, DB आपने x लिया है। तो जो 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है h/x, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके x के बराबर, यानी x की वैल्यू √3h हो जाएगी। अगर हम सिमिलरली और देखें बड़े ट्रायंगल की बात करें तो जो बड़ा ट्रायंगल है वो उस ट्रायंगल का नाम है PAC। अगर PAC में देखें तो जो हमारे पास 10 45 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास पूरा, यानी PC बाई AC। तो जो PC है हमारे पास वो है हमारे पास h+8 और जो AC है वो हमारे पास है x। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 = h+x। यहाँ तो जो हमारे पास वैल्यू आई 1 = h+8/x आई है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = h+8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है √3h, तो √3h = h+8, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3h - h = 8, √3 - 1 × h = 8 आ जाएगा। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 8/√3 - 1। अब देखिए ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये जो चीज़ हमारे पास है ये हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसका इरेशनल नंबर हो गया, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8
√3 + 1 आपका ऊपर हो जाएगा, और नीचे की बात करें √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करें तो नीचे आपका 2 आ जाएगा, दैट इज 3 - 1 2 आ जाएगा। तो ये 2 1 2 4 आपका कैंसिल हो गया, तो हाइट जो आपकी आ जाएगी 4 √3 + 1 आ जाएगी। और आपको यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है कि x जो होगा, ठीक है, वो √3 टाइम्स h होगा। तो h की जो वैल्यू है वो 4 √3 + 1 है। तो यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आप ले लीजिए, √3 को अंदर भेज दीजिए, तो 3 + √3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारे पास x और h दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए फिर लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास, अगर हम बात करें, देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, ब्रिज के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हैं अपोजिट साइड में, यानी अगर ये रिवर है आपके पास, ये आपके पास रिवर है, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बना है, यहाँ से यहाँ बना हुआ है। तो दैट मीन्स अगर ये 45 है तो ये भी हमारे पास 45 हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा। इतनी चीज़ें देखने के बाद इसने ये दे रखा है कि जो इसकी हाइट है, यानी जो PD आपके सामने दे रखी है, ये 3 मीटर दे रखी है, और उसने आपसे पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो देखिए कुछ भी नहीं, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। तो देखिए डायग्राम अगर कभी दिक्कत करे तो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, जैसे आपके मान लीजिए ब्रिज है, ये आपके पास पूरा ब्रिज है, तो इसके किसी पॉइंट से, अगर हम किसी पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ से, देखिए रिवर जो है वो नीचे ऐसे रिवर जा रही है, तो एक जो है इस पॉइंट से इधर पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से दूसरे बैंक में दे रखा है 45 डिग्री। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी कितनी है, 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है आपको हाइट। तो अगर हम इसको मार्क कर लें A B C और इसको D कर लें, तो देखिए ये 30 है तो आपका ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। तो डायग्राम बनाना बहुत आसान है, डायग्राम के लिए परेशान मत होइए। अब देखिए इस वाले केस की बात करें तो ये आपके पास A है बेटा, तो इस वाले केस की बात करें तो पहले हम इस ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APD। अगर हम इन ट्रायंगल APD की बात करें तो जो हमारे पास tan 30 है, अगेन से वही tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है PD, और बेस कितना है AD। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ से PD कितने निकल के आ जाएगा, ऑलरेडी 3 दे रखा है आपको, AD कितना हो जाएगा x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3√3। और अगर हम इस ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल PDB लें, तो tan 45 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, tan 45 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अपने पास PD अपॉन DB। tan 45 हमारे पास 1 होता है, PD की वैल्यू हमारे पास 3 है, और DB की वैल्यू हमारे पास y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास जो टोटल है वो इन दोनों का सम है, तो सम की अगर बात करें तो जो हमारे पास विड्थ हो जाएगी AB, तो AB जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा x + y। तो x की वैल्यू हमारे पास 3√3 है प्लस 3, तो आपका 3 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर। तो ये आपके पास नेट विड्थ हो जाएगी किसकी, रिवर की। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इज एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए इसका सबसे पहले हमें फिगर नहीं पता, तो फिगर कैसे बनाते हैं। देखिए एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, देखिए आप इसको मान लीजिए 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ठीक है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इज एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। देखिए मान लीजिए बैलून यहाँ पर है, तो ये कितना हाइट पर है ग्राउंड से, 88.2 मीटर पे, ये इसने ऐसा कहा है। और जो 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक है वो कितना दे रखा है आपको,
60 डिग्री देख रखा है, दैट मीन्स कि ये 60 डिग्री है। लेकिन हुआ क्या, मतलब कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, तो यानी कुछ दूर पे ये बैलून यहाँ पहुँचा होगा मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो एलिवेशन है इस टाइम पर, इसको पूरा ज्वाइन कर लीजिए, इसका जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे हमें 1.2 मीटर ये दे रखा है। अगर ये 1.2 मीटर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये पूरा 88.2 है तो हमारा जो इतना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 87। अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो रियल हाइट मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी, 87 मिल जाएगी, ठीक है। कि 1.2 की होगी, 88 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आपका 87 आ जाएगा। तो ये आपका रफ डायग्राम हो गया। तो आई थिंक डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो देखते हैं इसका। देखिए ये आपके पास डायग्राम कुछ क्लीन तरीके से बनाया गया हुआ है। देखिए ये आपके पास एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर की है, ये 88.2 मीटर का पूरा है, तो यानी ये जो इतना होगा वो आपके पास 87 होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 87 हो गया पूरा। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये अगर मैं इसके पहले मार्किंग कर दूँ तो ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, इस पॉइंट को सी ले लीजिए, ये डी हो गया और ये ई हो गया। और देखिए हमने ये वाला पॉइंट लिया ऊपर वाला सी और ये वाला पॉइंट लिया ये और ये, यानी इसको आप डी मानेंगे। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जो एंगल हैं वो कहाँ हैं, ऊपर साइड में है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मुझे डिस्टेंस निकालना है कि बी से डी ये बैलून कितना आगे ट्रेवल किया। ये तो लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस अगर ट्रेवल हुआ है तो थोड़ा सा देखें कि हमें बी डी निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से बी सी निकाल लें और फिर बड़े वाले से अगर हम सी डी निकाल लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बी डी तो आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, पहले छोटा वाला केस, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी में देखा हमने, तो वापस से वही चीज़ बेटा, ए बी सी में जो आपके पास एंगल है वो 60 डिग्री है, तो जो tan 60 होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 की जो वैल्यू अपने पास है वो हमारे पास √3 है, और ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 87 है, और जो बी सी हमारे पास वो तो हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर आप बी सी निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 87/√3। और देखिए √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे पता है, क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए नीचे। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 87√3/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 9 जा। तो जो BC अपने पास आ गया वो आ गया 29√3। अगर हम अगले केस की बात करें तो अगला केस जो हमारे पास है वो है EDC, यानी इन ट्रायंगल EDC की बात करें तो जो हमारे पास tan 30 है, tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ED यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो अपने पास है वो पूरा अपना DC है। तो tan 30 की वैल्यू अपने पास 1/√3 होती है। ED आई थिंक अपने पास कितना दे रखा है, 87, और जो हमारे पास DC है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो DC हो जाएगा कितना हो जाएगा, 87√3। अब अगर हमें तो भाई DC भी मिल गया और BC भी मिल गया, हमें निकालना क्या है, BD निकालना है। क्या निकालना है, तो BD। तो BD निकलेगा कैसे, DC में से अगर हम लोग BC को माइनस कर दें तो देखिए कितना निकल के आ जाएगा। तो आपके पास 87√3 में से आप 29√3 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, √3 ये आपका आ गया, ये 8 हो गया और ये आपके पास 5 हो गया। तो 58√3। तो यानी जो बैलून है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 58। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा बेटा वहाँ पे, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखें हम लोग इसकी बात करें, देखिए इसका डायग्राम भी हम लोग पहले बनाना सिखाता हूँ आपको मैं कि डायग्राम कैसे बनता है इसका।
A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अगर बात करें पहले इसको समझते हैं, इसका जो डायग्राम कह रहा है ना कि भाई देखिए ये क्या अपने पास एक टावर है, इस टावर के टॉप से क्या किया है ना कि पहले कार को देखा गया है, जैसे यहाँ पे क्या है कार है, ये कार क्या कर रही है, ये टावर को अप्रोच कर रही है, टावर के पास आ रही है। तो पहले जब उसको देखा गया तो ये 30 डिग्री पे था, ये 30 डिग्री पर था, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई स्पीड से वो आ रही होगी। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी 6 सेकंड के बाद, अगर हम 6 सेकंड की बात करें तो ये 60 डिग्री हो गया, यानी यहाँ जो टाइम लगा वो 6 सेकंड लगा। तो ये तो डिस्टेंस है, टाइम है कि नहीं, ये ध्यान रखना है, टाइम है भाई। और ये जो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया ये डिस्टेंस है। चलिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और कितना टाइम लगा होगा, ये टाइम आपको निकालना है। यानी जो टाइम है आपके पास, इस टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको करेंगे कैसे, देखते हैं। देखिए कुछ डायग्राम आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आपके पास एक टावर है, इस टावर से अगर हम पहले इसकी बात करें तो ये जो कार था, ठीक है, कार था वो कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे था, 30 डिग्री पे था। तो दैट इज ये देखिए 30 था, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, जब ये कार थोड़ा सा और आगे गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, तो देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने तक इसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा। ये लिखा हुआ है 6 सेकंड्स लेटर, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। डिप्रेशन अगर ऊपर से बनाएंगे तो ये 60 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। अब देखिए इसमें करना क्या आगे, इसमें देखिए हमें ये नहीं पता कि डी से बी जाने पर, तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी, इज टी सेकेंड्स, यानी हमने टी मान लिया। अब अगर वहां तक पहुंचने के लिए टी सेकेंड्स की जरूरत है, तो अब है स्पीड क्या देर की है, जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें तो पता ही नहीं है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, हमने एक्स की स्पीड मान ली, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें सी डी की, तो देखिए जो डिस्टेंस हमारा सी डी है, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सी डी निकालने के लिए स्पीड की जो हमें जरूरत है, स्पीड कितना देर का है हमारे पास x, और टाइम कितना देर का है 6 सेकंड। तो जो हमारे पास सी डी है वो तो हमारे पास 6x आ जाएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास 6x हो गया। अच्छा, अब बात करें बी डी की। भाई बी डी तक जाने के लिए जो टाइम आपको पता गया है वो क्या है, डी टी है। बी डी यानी यहाँ से डी से लेके बी तक जाने का जो टाइम है वो तो टी है, और जो स्पीड है वो क्या है अपने पास, यानी टी इंटू एक्स, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स टी मान लीजिए। तो हमने ये भी क्लियर निकाल लिया कि ये क्या है हमारे पास, एक्स टी है, ठीक है। इसको निकालने के बाद अब हम सिंपल से वही अपने यूज लगा सकते हैं। पहले अगर हम उसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल को, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी लगाते हैं, तो ए बी डी में 1060 है, तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अपने पास परपेंडिकुलर ए बी अपॉन पी डी, और ए बी की जो हमें लेंथ दे रखी है हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आपके पास देखिए, आप इसको ए बी भी ले सकते हैं और आपने ले लिया एच। 1060 वैल्यू आपके पास होती है √3, और बी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स टी है, तो यहाँ से √3 एक्स टी इक्वल टू एच हो जाएगा। ये पहली क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप। अच्छा, दूसरा क्या हमारे पास, अगर हम बात करें बड़े ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी की बात करें, तो जो 1030 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, ए बी, और बेस कौन सा हो गया, पूरा का पूरा बी सी। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना अपने पास, एच है,
और जो BC है वो कितना है अपने पास 6x प्लस XT है। तो यहाँ से देखा जाए तो 6x प्लस XT इज इक्वल टू √3h, और h की जो वैल्यू है आई थिंक ऑलरेडी हमने निकाल चुका है √3xt। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 6x प्लस XT इज इक्वल टू √3 इंटू √3xt। तो ये हो जाएगा 6x प्लस XT इज इक्वल टू 3xt। तो 6x इज इक्वल टू 2xt हो जाएगा, और यहाँ से x देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो टाइम आएगा वो आपका कितना आ गया 3 सेकेंड्स। तो आप लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए करना कुछ भी नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एंगल का ध्यान रखना है, कौन कौन से ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, बस सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove the height of the tower is 6 मीटर। तो पहले अगर हम बात करें, पहले अगर हम इसका विदाउट, देखिए हमें डायग्राम नहीं पता इसका, लेकिन हम डायग्राम बना तो सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए जैसे मान लीजिए टावर है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है, देखिए वैसे 2 पॉइंट आपके पास, तो क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट है जो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और एक जो है यानी यहां से यहां तक 4 मीटर है, और एक जो है आपके पास वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये आपका 4 मीटर हो गया और ये आपका 9 मीटर हो गया। और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए इसका जो रियल डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा आया हुआ है, ठीक है, सेम ही है। तो हमने देखिए 4 मीटर हो गया और ये 9 मीटर हो गया, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। करने का तरीका बहुत आसान सा है। अगर हम पहले छोटे ट्रायंगल के अंदर लगाएं तो इन ट्रायंगल PQA, अगर हम PQA में देखें तो PQA में जो हमारे पास tan थीटा होगा वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, यानी H अपॉन बेस। बेस कितना अपने पास AQ है, ठीक है, तो हमारे पास H अपॉन 4 आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसको। अच्छा, इन ट्रायंगल, अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है PQB है, तो अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें PQB की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका PQ अपॉन BQ। तो tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू PQ की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास H हमने मानी हुई है, और जो BQ है हमारे पास वो कितना है 9 है। तो देखिए cot थीटा अगर H अपॉन 9 है, यहाँ tan थीटा निकला हुआ है, तो हमें इसको tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा कितना हो जाएगा 9/H। ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो tan थीटा और tan थीटा हमारे पास इक्वल हैं, दैट मीन्स H/4 इज इक्वल टू 9/H। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, H इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट, तो यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसका एक केस और आता है, कभी अगर आप ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए ये वाला ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, अगर कोई ब्रिज है, वापस से सेम वही चीज़ है, अगर ब्रिज है तो ब्रिज के किसी पॉइंट से अगर आप रिवर के दोनों बैंक, यानी ये दोनों आपके जो एंड हैं, ये एंगल आपको दे रखे हैं कि ये एंगल जो है आपके, ये जो एंगल है ये आपका थीटा और ये 90 माइनस थीटा है। यानी वापस से, यानी आपके जो ब्रिज
ब्रिज के किसी भी पॉइंट से अगर रिवर के, भाई अगर आपके रिवर हैं तो रिवर के दोनों बैंक के एंगल्स, अगर एंगल नहीं डिप्रेशन एंगल आपके अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, तो इसका भी एक ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये x है और ये जो डिस्टेंस आपके पास y है और ये आपके पास h है, तो जो आपकी h निकलती है वो भी आपका वही सेम चीज़ √xy जैसा आपने यहाँ निकाला है, यहाँ भी आपके वही सिमिलर था। यहाँ भी जो h है ये आपके पास x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, तो ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो h जो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा √xy। यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको पेयर दिखेंगे इस दो डायग्राम के अंदर, तो उसका जो शॉर्ट तरीका है जो निकालने का है वो √xy है। तो आप सीधा सीधा यहाँ भी देखिए 9 × 4 आप 36 कर सकते थे, तो 6 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, जब भी इस टाइप वाला क्वेश्चन है यहाँ पे वैल्यू कुछ भी चेंज वो कर दे, आपको उससे नहीं डरना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हाइट की वैल्यू होती है वो √xy होती है, यानी √xy होती है। सिमिलर केस यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था। इसमें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पर भाई, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आपके जो सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से वो इसी लेवल के रहते हैं और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक है बेटा, थैंक यू सो मच।